नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सिंह यादव फ्रीक्वेंसी क्लासेस के डायरेक्टर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्लासेस की ओर से आप लोगों के लिए यूट्यूब ऑफिशियल चैनल हमारे फ्रीक्वेंसी क्लासेस पर जीके से संबंधित आप लोगों से डिस्कशन करते हैं। जीके में इस बार हमारा टॉपिक संविधान से रिलेटेड है दोस्तों। इसके पुराने लेक्चर्स आपको हमारे इस ऑफिशियल चैनल पर मिल जाएंगे और उसी श्रेणी में हम आगे चलते हैं। हमने लास्ट लेक्चर राष्ट्रपति के ऊपर देखा था। आज का हमारा लेक्चर होगा राष्ट्रपति की शक्तियां, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, हमने हमारे बोर्ड पर एक चार्ट बनाया है जिसमें हमने राष्ट्रपति की शक्तियों को अलग अलग भागों में दोस्तों विभाजित किया है। पहला आता है दोस्तों कार्यपालिका शक्ति, जो हमारे संविधान के आर्टिकल 52 से लेकर 78 में मेंशन की गई है। दूसरा आता है दोस्तों व्यवस्थापिका शक्ति। ठीक है दोस्तों, ये हमारे 79 आर्टिकल से 123 में दी गई है। न्यायपालिका शक्ति मतलब लॉ रिलेटेड जो आर्टिकल से राष्ट्रपति से वो 124 से लेकर 147 के बीच में दिए गए हैं। वित्तीय शक्ति मतलब जो फाइनेंस से रिलेटेड जो पावर्स है वो राज्यों से संबंधित हमने इस कॉलम में डाला है। कूटनीति की शक्ति मतलब सेनाओं के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, तो वो भी मेंशन करके रखा है। और लास्ट में आती है आपातकालीन शक्ति दोस्तों, जो 352, 356 और 360 में मेंशन है। तो इस तरह से ये चार्ट अगर मेंस में लिखने को आए कि राष्ट्रपति की शक्तियों का विस्तार से वर्णन कीजिए दोस्तों, तो आपको शुरुआत इसी चार्ट से करनी है। कार्यपालिका शक्ति, व्यवस्थापिका शक्ति, न्यायपालिका शक्ति, वित्तीय शक्ति, कूटनीति की शक्ति और आपातकालीन शक्ति। फिर इन्हीं शक्तियों को दोस्तों हम अलग से डिस्क्राइब भी करेंगे। राष्ट्रपति की शक्ति में अगला आर्टिकल आता है दोस्तों 75। आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति और मंत्रिपरिषद का गठन है। मंत्रिपरिषद का गठन प्रधानमंत्री की सलाह पे ही किया जाएगा। दोस्तों आपको याद रखना है कि मंत्रिपरिषद जो 74 में दी गई है, 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में है। तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का एक प्रमुख होता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी ही के द्वारा की जाती है। तो वो आर्टिकल मतलब प्रधानमंत्री की नियुक्ति का जो आर्टिकल है वो किसमें कई बार पूछा जाता है, आर्टिकल 75 में। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और मंत्रिपरिषद का गठन भी करते हैं इन्हीं की सलाह पर। नेक्स्ट आता है दोस्तों आर्टिकल 76 76 महान्यायवादी की नियुक्ति, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति भी हमारे राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। आपको याद रखना है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत का महान्यायवादी, तो महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दोस्तों मैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को बाद में अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा, फिलहाल राष्ट्रपति की शक्तियों पर ही बने रहते हैं। 77 में भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। बिल्कुल सही दोस्तों, आप लोगों ने जितनी योजनाएं सुनी है या जितनी योजना या जितने एग्रीमेंट, जैसे अभी मोदी जी ने अनाउंसमेंट करके हम इतने लाख करोड़ कि हम सहायता करते हैं जो कोरोना वॉरियर्स है उनके लिए, कोरोना से पीड़ित लोगों के लिए। तो दोस्तों इनके पीछे आपको एक चीज और याद रखना है कि भारत में किए गए सभी कार्य, जितने भी कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति की परमिशन के बगैर नहीं हो सकते। तो अगर आर्टिकल पूछा जाए कि वो कौन सा आर्टिकल है जिसमें राष्ट्रपति की परमिशन के बिना भारत में किसी भी तरह का कोई कार्य नहीं किया जा सकता, तो आर्टिकल 77 है कि भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। करने वाले जरूर प्रधानमंत्री, मगर ये कार्य किनके नाम से होंगे, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से होंगे। दोस्तों बहुत ध्यान से आपको याद रखना है। 78 में चलते हैं, राष्ट्रपति को सूचना देने से संबंधित प्रधानमंत्री के कर्तव्य। दोस्तों अगर प्रधानमंत्री कहीं पर राहत कार्य के लिए गए या कहीं पर वो राहत कोष देना चाहते, जैसे भी बंगाल में हमारे प्रधानमंत्री जी ने वेस्ट बंगाल सरकार को राहत कोष की पेशकश की, तो ये जो पेशकश है ये बिना राष्ट्रपति के परमिशन के बिना नहीं हो सकती। तो राष्ट्रपति को सूचना देने से संबंधित प्रधानमंत्री के कार्य, इसका मतलब यह है दोस्तों कि ईच एंड एवरीवन, मतलब अगर कोई भी कार्य होगा प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है तो बिना राष्ट्रपति को सूचना दिए वो नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति की अनुमति बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो आर्टिकल 78 में मेंशन है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। आर्टिकल 79 को देखते दोस्तों। 79 आर्टिकल 79 में दिया है कि राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के साथ संसद का अंग होगा। दोस्तों मैंने जब आपको संघ के बारे में जो शॉर्ट जानकारी दी थी वो लेक्चर भी मेरा यूट्यूब पे डला हुआ है, उसमें हमने बताया था कि हमारी संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो लोकसभा जो है वो लोअर हाउस होता है, राज्यसभा जो होता है अपर हाउस होता है। इसीलिए ये कहाँ मेंशन है हमारे संविधान के आर्टिकल 79 में कि राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के साथ साथ संसद का अंग होगा। जो राष्ट्रपति तीसरे अंग होते हैं, लोकसभा एक अंग हो गई, लोअर हाउस, अपर हाउस और राष्ट्रपति तीसरा अंग, ये आपको बहुत याद रखना है, 79 में मेंशन है। आगे चलते दोस्तों, मैं वही आर्टिकल ले रहा हूं जो राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित है। प्लीज ध्यान देंगे, इसलिए गैप आ रहा है, नहीं तो आप लोग सोचेंगे गैप क्यों दिया। 85 में है राष्ट्रपति द्वारा संसद का सत्र बुलाया जा सकता है।
दोस्तों राष्ट्रपति संसद के सत्र को कभी भी बुला सकते हैं, चुनाव की शुरुआत में बुला सकते हैं दोस्तों, भाषण के लिए बुला सकते हैं, या किसी विधेयक को या बिल को पास करने में अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है तो उस समय सत्र बुलाया जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति द्वारा संसद का सत्र बुलाया जा सकता है। किसमें मेंशन है दोस्तों? आर्टिकल 85 में, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। 86 में दिया राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण देने व सूचना देने का अधिकार है। बहुत अच्छी लाइन है। अब दोस्तों हमने यहाँ ऊपर कही दिया है 79 में कि लोकसभा और राज्यसभा के साथ संसद का ये अंग होते हैं, इसीलिए 86 में ये कहा गया कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन मतलब दोनों सदनों में अभिभाषण अपने विचार रख सकते हैं और सूचना दे सकते हैं। तो किसी भी विधेयक से रिलेटेड अगर कोई सूचना है, कोई बिल से रिलेटेड अगर कोई सूचना है या किसी से भाषण देना है तो ये वो कर सकते हैं आर्टिकल 86 में। मतलब अभिभाषण और सूचना देने की दोनों सदनों में जो शक्ति राष्ट्रपति की वो आर्टिकल 86 में दोस्तों। 87 देखिए दोस्तों, 87 वह प्रत्येक आम चुनाव के बाद वह वर्ष के पहले सत्र में अभिभाषण दे सकता है। जैसे दोस्तों 2014 का चुनाव हुआ था, फिर 18 का चुनाव हुआ। तो दोस्तों जब भी लोकसभा के चुनाव होंगे तो लोकसभा चुनाव के बाद जो बहुमत चुन के आता है तो जनता से रूबरू होकर मतलब जो नए हुए हमारे जो प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद है उनके लिए ये प्रत्येक आम चुनाव के बाद, देखिए क्या लिखा है, प्रत्येक आम चुनाव के बाद या वर्ष के पहले सत्र में। दोस्तों कितने सत्र होते हैं संसद के, याद अच्छे से याद रखेंगे। 3 सत्र तो दोस्तों, पहला होता है बजट सत्र, पहला जो शुरुआत होता है साल का होता है बजट सत्र, दूसरा होता है दोस्तों मानसून सत्र और तीसरा होता है दोस्तों शीत मतलब ठंड वाला। तो शीत सत्र, ये 3 होते हैं दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो पहले मतलब हमारे बजट सत्र के पहले जो वर्ष की शुरुआत में होता है या प्रत्येक आम चुनाव के बाद, तो लोकसभा चुनाव के बाद और वर्ष के पहले सत्र के पहले, ये 87 में कहा गया है कि वो अभिभाषण देंगे। होता है दोस्तों, जब भी भारत में सरकार चुन के आती है तो राष्ट्रपति उसी रात अपना एक अभिभाषण देते हैं। वो किसके तहत देते हैं? 87 के तहत। आपको याद रखना है दोस्तों। एक छोटी सी चीज भी मैं आपको एड ऑन कर लेता हूं, भले इसमें नहीं है मगर आप सुनिएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि 15 अगस्त के दिन कौन झंडा फहराता है। याद रखिएगा 15 अगस्त के दिन जाते हैं प्रधानमंत्री लाल किले से, और 26 जनवरी को कौन करवाता है? तो फ्लैग होस्टिंग अलग जो होती है, ये टर्म आप याद रखना। तो 26 जनवरी को होती है राष्ट्रपति के द्वारा। जब राष्ट्रपति 26 जनवरी को करते झंडा वंदन तो उनके साथ प्रेजेंट रहते हैं प्रधानमंत्री, मगर जब 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं तब राष्ट्रपति प्रेजेंस नहीं रहते। इसका सीधा तात्पर्य है दोस्तों, क्योंकि 1947 15 अगस्त को जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय प्रधानमंत्री पद मौजूद था, राष्ट्रपति पद मौजूद नहीं था। इसीलिए 15 अगस्त के दिन राष्ट्रपति जी शाम को संबोधन देते हैं, ये याद रखेंगे, शाम को जनता को संबोधन देंगे। और 26 जनवरी 1950 को हमारा गणतंत्र लागू हुआ था, इसीलिए उस दिन जो पद बना था राष्ट्रपति वो प्रधानमंत्री से उच्च बना था, इसलिए राष्ट्रपति जो है वो 26 जनवरी को झंडा वंदन करते हैं। तो आप थोड़ा सा ये चीज ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है। 103 में 103 में है चुनाव आयोग की सलाह से संसद के सदस्यों की अयोग्यता पर निर्णय। बहुत आईएमपी लाइन है। चुनाव आयोग के द्वारा, चुनाव आयोग के सलाह पर संसद के अगर कोई सदस्य अयोग्य घोषित हो गया दोस्तों, मतलब उसके ऊपर कोई केस या कानूनी कोई कार्रवाई चल रही है या उसने कोई संविधान से रिलेटेड कोई ऐसा कार्य किया जिससे संविधान की जो सम्मान है उसकी जो हीनता है वो उजागर हो रही है, उसने साबित कदाचार किया, तो आप याद रखेंगे 103 में चुनाव आयोग की सलाह पर संसद के सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय कौन ले सकता है दोस्तों? राष्ट्रपति ले सकता है। मतलब संसद के सदस्यों को सदस्यता से हटा सकता है, उन्हें अयोग्य घोषित कर सकता है। आर्टिकल 103 के तहत राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं। ये दोनों सदनों की बात हो रही दोस्तों, राज्यसभा की भी और लोकसभा की। बहुत आईएमपी है दोस्तों, वेरी आईएमपी है। 108 कई बार पूछा जाता है। आर्टिकल 108 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 108 में दिया गया संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यह सेंट्रल हॉल में ली जाती है, जिसे हम लाइब्रेरी हॉल भी कहते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और एक सेंट्रल हॉल, हमारी संसद में 3 बड़े हॉल है दोस्तों। तो सेंट्रल हॉल में जब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो वो उसे बुलाने का कार्य कौन है? राष्ट्रपति। किस आर्टिकल में? 108 में। और अध्यक्षता कौन करेगा दोस्तों? मतलब वहां अध्यक्षता करेंगे जो लोकसभा के अध्यक्ष होंगे। जो लोकसभा के अध्यक्ष होंगे वही दोनों सदनों की अध्यक्षता करेंगे, मगर बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति। तो आपको दोस्तों ये याद रखना है कि बुलाते राष्ट्रपति और अध्यक्षता कौन करते हैं? हमारे लोकसभा के अध्यक्ष।
अब दोस्तों हम देखते हैं आर्टिकल 111 मतलब आर्टिकल अनुच्छेद 111। ये आर्टिकल दोस्तों क्या कहता है कि संसद में विधेयक पारित होने के बाद, किसी भी सदन में अगर विधेयक पारित हुआ, दोनों सदनों से अप्रूव होने के बाद वो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है दोस्तों हस्ताक्षर के लिए, और जब राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देते हैं तो दोस्तों कानून के रूप में कार्य करता है। मतलब हमारे देश में कानून कैसे लागू होता है दोस्तों कि वो जो बिल है वो बिल एक सदन में पास होगा, फिर उसके बाद वो दूसरे सदन में पास होता है, दोनों ही सदनों में दोस्तों बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति जी को भेजा जाता है, और जब राष्ट्रपति उस बिल पे अप्रूव कर देते हैं मतलब उस पर सिग्नेचर कर देते हैं तो वो बिल क्या बन जाता है दोस्तों, फिर वो बिल बन जाता है कानून। जैसे CAB और CAA सिटीजन अमेंडमेंट बिल, दोस्तों ये था सिटीजन अमेंडमेंट बिल। फिर जब वो पास हो गया, राष्ट्रपति के द्वारा सिग्नेचर हो गया तो हो गया सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, जब पेश किया जाएगा तो बिल कहा जाएगा, जब पास हो जाएगा तो एक्ट बन जाएगा। ये आपको चीजें छोटी छोटी से पर ध्यान रखना है दोस्तों। आर्टिकल 1, 2, 3 बहुत IMP है। इसमें कह रहे हैं कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ठीक है, ऑर्डिनेंस जारी करने की, ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट। अध्यादेश जारी कब कर सकते हैं दोस्तों? अभी हमने कहा कि कोई भी कानून बनना है तो उसके लिए लोकसभा और राज्यसभा में रहना है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से बिल पास होगा, और बिल पास होने के बाद जब राष्ट्रपति सिग्नेचर करते तो कानून बन जाता है। पर दोस्तों कई बार ऐसी कंडीशंस बनती है कि लोकसभा नहीं रहती, जैसे एक लोकसभा विघटित हो गई, नई लोकसभा भी आई नहीं है, मगर इसी बीच अगर हम कोई ऐसा कानून बनाना चाहते हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी राष्ट्रपति की नजरों में, तो राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, उसे तुरंत जारी कर देंगे आर्टिकल 1, 2, 3 के थ्रू। कैसे जारी कर देंगे दोस्तों? आर्टिकल 1, 2, 3 के थ्रू जारी कर देंगे, जो कब तक वैलिड रहेगा दोस्तों? 6 माह तक। कब तक वैलिड रहेगा? 6 माह। इस बीच अगर लोकसभा बन भी गई तो भी वो 6 माह तक वैलिड रहेगा, और अगर वो कानून वापस बनाना आगे या बढ़ाना चाहते हैं तो वो लोकसभा फिर से उसे पास कर सकती है, और लोकसभा से वो आगे भी जारी रह सकता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति, जब लोकसभा नहीं रहती है तो राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं, कोई भी कानून जारी कर सकते हैं, क्योंकि लोकसभा नहीं थी, अर्जेंसी थी इसलिए कर दिया। अब मान लीजिए अगले ही दिन लोकसभा भी बनके तैयार हो गई, फिर भी वो अब एक बार जारी हो गया तो कब तक रहेगा दोस्तों? 6 माह तक। कब तक रहेगा? 6 माह तक। लोकसभा बनने के बाद भी उसे हटाया नहीं जा सकता। हाँ, लोकसभा 6 माह के बाद उसे हटाना चाहती है तो फिर से वो बिल पेश करेगी, और फिर वो विरोध करेगी और हटाया जा सकता है, और इसे सपोर्ट करेंगे तो उसे वो कैरी ऑन कर सकती है। ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 331 ये बहुत IMP है दोस्तों। आर्टिकल 331 हमें राष्ट्रपति की मनोनयन की शक्ति प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है दोस्तों? राष्ट्रपति की मनोनयन की शक्ति। दैट मीन्स कि राष्ट्रपति 2 सदस्य, दोस्तों बोर्ड पे लिखा है मैंने, 2 सदस्य लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। किस आधार पर? आंग्ल भारतीय समुदाय मतलब एंग्लो इंडियन के आधार पर 2 सदस्य का मनोनीत करते हैं, ये अपनी तरफ से चूज कर सकते हैं, इलेक्ट की बात नहीं कर रहा, चूज कर सकते हैं लोकसभा में, और 12 सदस्यों को चूज कर सकते हैं। किस आधार पर? राज्यसभा में देखिए अनुच्छेद क में लिखा है, 80 के क में, सामाजिक सेवा, साहित्य, कला और विज्ञान। दोस्तों आपको याद रखना है कि राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति में होती है आर्टिकल 80 क के अनुसार, और लोकसभा में 2 लोगों को मनोनीत करने की शक्ति होती है आंग्ल भारतीय समुदाय के अनुसार आर्टिकल 331 में। दोनों याद रखेंगे। जो राज्यसभा में लोग जोड़े जाते हैं वो या तो सामाजिक सेवक होंगे, साहित्य कला में होंगे, या विज्ञान में होंगे। जैसे बहुत सारे लोग, जो आपने कई अभिनेत्रियों को देखा है, जैसे रूपा गांगुली अभी जो जुड़ी है, वो उन्होंने किरदार निभाया था द्रौपदी का, तो आपको याद रखना है वो किस वे में आई है, साहित्य कला के उसमें। तो आपको याद रखना है 12 सदस्यों में से एक, ठीक है। कुछ दिन पहले नवजोत सिद्धू थे, तो आपको याद रखना है 12 सदस्य मनोनयन का अधिकार राज्यसभा में, अनुच्छेद 80 का राष्ट्रपति, और 331 में 2 सदस्य लोकसभा में आंग्ल भारतीय के अनुसार। ये आपको याद रखना है दोस्तों बहुत अच्छे से। गो। तो दोस्तों आज के हमारे इस लेक्चर में हम राष्ट्रपति की आपको इतनी शक्तियां बता चुके हैं। कुछ और शक्तियां जैसे न्यायिक शक्तियां और वित्तीय शक्तियां अभी भी राष्ट्रपति की बाकी है, वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में जरूर डिस्क्राइब करके बताएंगे। तो दोस्तों आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जो क्वेश्चंस आपको राष्ट्रपति की शक्तियों से रिलेटेड आपको लग रहे हैं कि आपके दिमाग में चल रहे हैं, आप पूछ सकते हैं हमसे। आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम उसका जरूर जवाब देंगे। बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करिएगा दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद, जिससे हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचा जा सकता है। तो दोस्तों फ्रीक्वेंसी क्लासेस की ओर से मैं देवेंद्र सिंह यादव आपसे अलविदा दे देता हूं, और इस अलविदा के साथ आपसे एक प्रॉमिस भी करता हूं कि हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बची हुई चीजें जरूर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।